हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स में मनी, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस की शुरुआत करी थी। तो इन चार टॉपिक्स में हमने सबसे पहले मनी की शुरुआत करी थी। मनी यानी कि मुद्रा। मनी से रिलेटेड, मुद्रा से रिलेटेड हमारे सिलेबस में 6 टॉपिक दिए गए हैं। सबसे पहले इवोल्यूशन इन मनी यानी कि मुद्रा की उत्क्रांति। फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी यानी कि मुद्रा के कार्य। डिमांड ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की मांग। सप्लाई ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की आपूर्ति। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा की जो आपूर्ति होती है उसके जो माप है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन इन मनी में जो हमारे सिलेबस में है वो हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने हमारे सिलेबस को विस्तार से जाना था और सेकंड लेक्चर में हमने इवोल्यूशन इन मनी के जो फॉर्म्स थे वो हमने पढ़े। आइए अब देखते हैं कि हमने इवोल्यूशन इन मनी में क्या क्या पढ़ा। तो इवोल्यूशन इन मनी यानी कि मुद्रा की उत्क्रांति में हमने बार्टर सिस्टम से शुरुआत करी थी। बार्टर सिस्टम, और बार्टर सिस्टम में हमने सबसे पहले बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा था। उसके बाद में हमने पढ़ा कि बार्टर सिस्टम में कुछ डिसएडवांटेज होने की वजह से मुद्रा की उत्क्रांति का अगला चरण यानी कि कमोडिटी मनी का विकास हुआ। कमोडिटी मनी में हमने डिफाइन कमोडिटी मनी, एडवांटेज ऑफ कमोडिटी मनी और डिसएडवांटेज ऑफ कमोडिटी मनी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में मेटेलिक मनी की शुरुआत करी। हमने मेटेलिक मनी क्या होता है उसके बारे में जाना और इसके अंदर एक 4 कीवर्ड थे। इन 4 कीवर्ड के बारे में हमने विस्तार पूर्वक समझा था। 4 कीवर्ड थे। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि अंतर्भूत मूल्य, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके बाद में फेस वैल्यू यानी कि जो वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए यूज होती है वह होता है फेस वैल्यू। उसके बाद टोकन कॉइन यानी कि जब फेस वैल्यू ज़्यादा हो इंट्रिंसिक वैल्यू से, और फुल बॉडीड कॉइन यानी कि जब इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हो फेस वैल्यू से। यह 3 पार्ट यानी कि बार्टर सिस्टम, कमोडिटी मनी और मेटेलिक मनी हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद के लेक्चर में हमने पेपर मनी की शुरुआत करी थी। पेपर मनी को पढ़ने में हमें पूरा 1 लेक्चर लगा। पेपर मनी को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले फिएट मनी, उसके बाद लीगल टेंडर। यहाँ हमने देखा था कि लीगल टेंडर 2 प्रकार के होते हैं, एक लिमिटेड लीगल टेंडर, एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर। उसके बाद में पढ़ा हमने नॉन लीगल टेंडर। फिर हमने 3 कीवर्ड थे, डीबेसमेंट, डीमोनेटाइज और रीडिनोमिनेशन, इनके बारे में पढ़ा था। डीबेसमेंट क्या होता है? जब इंट्रिंसिक वैल्यू को कम किया जाता है। डीमोनेटाइज क्या होता है? जब करेंसी को पूर्णतः बंद कर दिया जाता है। अगर यही करेंसी कॉइन के रूप में बंद करी जाती है तो उसको बोलते हैं कॉमोरेटिव कॉइन, कॉमोरेटिव कॉइन। और रीडिनोमिनेशन यानी कि जब फेस वैल्यू में परिवर्तन किया जाता है उसे बोलते हैं रीडिनोमिनेशन। अब जब पेपर मनी पढ़ा तो उसके बारे में हमने 3 एक्ट के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा आरबीआई एक्ट 1934, उसके बाद में हमने पढ़ा कॉइनेज एक्ट 2011, उसके बाद में हमने पढ़ा था फाइनेंस एक्ट 2017। जब हमने पेपर मनी के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने 2 एप्लीकेशन देखे थे। सबसे पहला एप्लीकेशन था रोशनी ऐप। रोशनी ऐप वह ऐप है जिसमें पेपर मनी यानी कि नोट्स को स्कैन करके ब्लाइंड पर्सन है जो उनकी मदद ले सकते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा मनी ऐप, MANI, मनी ऐप। यहाँ तक इस पेपर मनी को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि पेपर मनी में हम एक पॉइंट छोड़ रहे हैं, जो एक सिंगल नोट है उसकी इंफॉर्मेशन और जो कंप्लीट नोट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे बैंक मनी की। तो आइए पेपर मनी का लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाइए आज की, ए नोट। यहाँ हेडिंग लगाइए नोट और यहाँ हेडिंग लगाइए सिंबल। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे कि मान लीजिए एक 10 रुपये का नोट है, एक 20 रुपये का नोट है, एक 50 रुपये का नोट है और एक 100 रुपये का नोट है। आपके पास 4 नोट हैं और आपको मैच करने के लिए ऑप्शन दे दिए। सबसे पहले ऑप्शन दिया आपको
हम्पी हम्पी हम्पी। उसके बाद में नेक्स्ट दिया सन टेम्पल। उसके बाद में आपको दिया नेक्स्ट रानी का वाव, रानी का वाव। और उसके बाद में नेक्स्ट दिया आपको ग्रीनिश येलो एलोरा की गुफाएं, एलोरा केव। अब आपको 4 नोट के सबसे पहले सिंबल दिए कि हम्पी, सन टेम्पल, रानी का वाव और एलोरा की गुफाएं, और मैच करने के लिए आपको नोट दे दिए 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट और 100 का नोट। किस नोट के ऊपर किसका चित्र है, किस नोट के ऊपर किसका सिंबल है, इनको मैच करना है। ऐसे क्वेश्चंस को हम सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए 10 रुपीज़ नोट। 10 रुपीज़ के नोट पे सन टेम्पल का सिंबल है, सन टेम्पल का। उसके बाद में लगाइए 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ पे एलोरा केव यानी कि एलोरा की गुफाएं। फिर 50 रुपये के नोट पे हम्पी के मंदिर की फ़ोटो है। हम्पी के अंदर एक मंदिर है विठल टेम्पल, विठल टेम्पल, इसकी फ़ोटो है इसके ऊपर 50 रुपये के नोट पर। 100 रुपये के नोट पर है, 100 रुपये के नोट पर रानी का वाव, रानी का वाव। और उसके बाद में देखिए 200 रुपये के नोट पे सांची स्तूप की फ़ोटो है, सांची का स्तूप, सांची स्तूप जो कहाँ पे है, एमपी में है। उसके बाद में 500 रुपये के नोट पे किसकी फ़ोटो है, रेड फोर्ट की, लाल किला की। और उसके बाद में जो 2000 रुपये का नोट है, 500 का जो न्यू नोट है उस पर रेड फोर्ट की, और जो पुराना नोट था उस पर भी रेड फोर्ट की थी। 1000 रुपये का नोट बंद हो चुका है, और 2000 के नोट्स के ऊपर मंगलयान की और मार्स पे जो हमने ऑर्बिटर मिशन भेजा था उसकी, उन दोनों की फ़ोटो है। तो सबसे पहले मंगलयान, उसके बाद में मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कि नोट और नोट के ऊपर किसकी फ़ोटो है, किसका सिंबल है। 10 रुपये के नोट के ऊपर सन टेम्पल की फ़ोटो है, 20 रुपये के नोट के ऊपर एलोरा के गुफाएं की फ़ोटो है। उसके बाद 50 रुपये के नोट पे हम्पी के विठल टेम्पल की फ़ोटो है, 100 रुपये पे रानी का वाव, 200 पे सांची स्तूप, 500 पे रेड फोर्ट और 2000 रुपये के ऊपर मंगलयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन की फ़ोटो है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैच करने के संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ आप मैच कीजिए कि 10 रुपये के ऊपर सन टेम्पल की फ़ोटो है, और 20 रुपीज़ के ऊपर एलोरा की गुफाओं की फ़ोटो है, 50 रुपये के ऊपर हम्पी में जो मंदिर है विठल टेम्पल, और 100 रुपये के ऊपर फ़ोटो है रानी का वाव। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट एक हेडिंग लगाइए, एक सिंगल नोट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कि सबसे बड़ी बात है, जो एक नोट होता है उसके ऊपर कितनी लैंग्वेजेस में रुपए शब्द लिखा हुआ होता है। एक नोट होता है उसके ऊपर कितने भाषाओं में रुपीज शब्द लिखा हुआ होता है। तो अपनी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, उसमें 22 लैंग्वेज का उल्लेख है। कितना? 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन करेंसी में इन 22 भाषाओं में सिर्फ 17 भाषाओं का उल्लेख करेंसी के जो ऊपर रुपीज शब्द है वो लिखा हुआ है। 17 में 15 भाषा तो जो हमारे शेड्यूल में है वो, उसके बाद एक है हिंदी और एक है इंग्लिश। इसी तरह 15 अन्य भाषाएं, और टोटल कितनी है? 17 लैंग्वेजेस एक नोट के ऊपर यूज की जाती हैं। अब एक इंफॉर्मेशन और लिखिए कि जो बजट 2020, नोट लगा के लिखिए बजट 2020 में, बजट 2020 में कॉइन का एक म्यूजियम बनाने का
प्रस्ताव आया म्यूजियम, जो कहाँ पे होगा, कलकत्ता में। कलकत्ता में कॉइन का म्यूजियम कहाँ होगा, कलकत्ता में, जिसका नाम क्या दिया गया, ओल्ड मिंट बिल्डिंग। ओल्ड मिंट बिल्डिंग। जैसे कि अब एग्जाम में एक शब्द दे दिया, हाल ही में चर्चित ओल्ड मिंट बिल्डिंग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ऑप्शन में आएगा कॉइन या सिक्का साला यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्का साला यानी कि सिक्का साला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि सिक्का साला, वेदशाला उसी प्रकार सिक्का साला। पेपर मनी में यहां तक आपको पढ़ना था, लेकिन जब पेपर मनी चर्चा में आई, पेपर मनी का विकास हुआ, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने डिजिटल मनी को बढ़ावा देना शुरू किया था, और इसी के साथ में सबसे पहले शुरुआत हुई थी बैंक मनी की। तो आइए अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, बैंक मनी। बैंक मनी, तो जब बैंक का नाम लेते हैं तो आप हमारे दिमाग में सबसे पहले 3 शब्द आते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है एटीएम, चेक और कार्ड। कार्ड में भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड। सबसे पहले हम आम वर्ड यूज़ लेते हैं, आम दिन में जब रोज़मर्रा के दिन में जो वर्ड यूज़ लेते हैं, आइए उनके बारे में सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद जो टेक्निकल वर्ड है उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं चेक के बारे में। चेक तो हालांकि सबने देख रखा ही होगा, लेकिन चेक के बारे में क्या देखना है जो हमारे सिलेबस में सबसे पहले है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले लगाइए कि टाइप्स ऑफ चेक। सबसे पहली हेडिंग टाइप ऑफ चेक। चेक के प्रकार, चेक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली हेडिंग है स्टेल चेक, स्टेल चेक। सेकंड है पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। और थर्ड नंबर है एंटी डेटेड चेक, एंटी डेटेड चेक। स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में सिर्फ यही हमारे सिलेबस में है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अगर अब आपको हम इकोनॉमिक्स के अंदर पीजी का एग्ज़ाम हो या इकोनॉमिक्स जिसका ऑप्शनल हो, वह इनके बारे में विस्तार से पढ़ेगा। हमारे लिए जीएस के नज़रिए से यही इंपॉर्टेंट है कि चेक 3 प्रकार के होते हैं, स्टेल, पोस्ट डेटेड एंड एंटी डेटेड चेक। सेकंड है कि हेडिंग लगाइए कि हाँ, चेक के अंदर कितनी पार्टी होती है, तो लगाइए 3 पार्टीज इन अ चेक। एक चेक के अंदर 3 पार्टीज होती है, 3 पार्टीज इन अ चेक। 3 पार्टीज में सबसे पहली पार्टी है ड्रॉयर। सेकंड है बैंक खुद, एक तो जो चेक बना के देगा, दूसरा बैंक को देगा, तीसरा पैसे प्राप्त करेगा, तो बैंक। और इसमें बैंक में इसको यूज़ किया जाता है, बैंक के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ड्रॉई। और थर्ड है पेई, पेई है जो प्राप्त करता है, रिसिपेंट। और ड्रॉयर है जो सेंडर होता है। यहां तक आप समझिए। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चेक के बारे में। जब कभी कभी हम देखते हैं कि एक चेक होता है, जैसे कि मान लीजिए ये चेक है, चेक बनाने वाला यहाँ पे डबल लाइन करके देता है, कभी इस साइड कभी इस साइड। जब चेक बनाने वाला डबल लाइन करके नहीं, यानी कि बिना डबल लाइन का चेक बोल देता है, उसे बोलते हैं ओपन बैरियर चेक।
ओपन बैरियर चेक, अगर आपको ये वर्ड पूछा जाए कि ओपन बैरियर चेक क्या होता है, तो नो क्रॉसिंग, जब क्रॉसिंग लाइन नहीं हो। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है चेक है उसका विड्रॉल कोई भी करवा सकता है, एनीवन कैन इन कैश, एनीवन कैन इन केस। लेकिन जब चेक ओपन बैरियर चेक नहीं हो के बैरियर चेक हो, यानी कि जब क्रॉसिंग लाइन हो, तो उसका विड्रॉल कोई भी नहीं करवा सकता, वही करवा सकता है इंडिविजुअल, यानी कि वही पर्सन करवा सकता है जिसके नाम से चेक दिया गया है। समझिए, आपकी चेक के बारे में हमने 3 इंफॉर्मेशन पढ़ी। सबसे पहले हाउ मैनी टाइप ऑफ चेक, जब हमने पढ़ा कि देयर आर 3 टाइप ऑफ चेक, स्टाइल चेक, एंटी डेटेड चेक और पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हाउ मैनी पार्टीज इन अ चेक, यहाँ हमने पढ़ा देयर आर 3 पार्टीज इन अ चेक। फर्स्ट ड्रॉयर, ड्रॉई, रिसिपेंट। ड्रॉयर बैंक, ड्रॉई यानी कि सेंडर, और रिसिपेंट हो गया यहाँ पे प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट हम देखा रिसिपेंट को यहाँ पे कहा जाता है पेई। फिर उसके बाद में हमने देखा कि चेक होते हैं, कभी कभी चेक के ऊपर 2 लाइन होती है, उसे बोलते हैं बैरियर चेक। जिस चेक के ऊपर 2 लाइन होगी वही कोई भी उसका इनकेस नहीं करवा सकता है, जिसके नाम से वही करवा सकता है, और ओपन बैरियर को एनीवन कैन इन केस। नेक्स्ट देखते हैं, आइए हम देखते हैं हमारी दूसरी हेडिंग। चेक के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद में पढ़ते हैं हम एटीएम। एटीएम जानने से पहले हम देखते हैं कार्ड, कि कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला कार्ड होता है प्रीपेड कार्ड, सेकंड होता है क्रेडिट कार्ड, थर्ड होता है डेबिट कार्ड, और फोर्थ होता है हाइब्रिड कार्ड। हाइब्रिड कार्ड, कार्ड 4 प्रकार के होते हैं, प्रीपेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और हाइब्रिड कार्ड। अब मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि एक साइट है अमेजोन। अमेजोन का खुद का होता है वॉलेट। हम क्या करते हैं कि हमारे अकाउंट से इस वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, और मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1000 रुपये ट्रांसफ़र करे। अब इस 1000 रुपये से अमेजोन की साइट पर जाके शॉपिंग करूँगा। मतलब समझ रहे हैं आप, इस वॉलेट में एडवांस में पहले पैसे सेंड करने होंगे और वहाँ से फिर उसी रुपए की शॉपिंग करेंगे। ऐसे कार्ड को बोलते हैं प्रीपेड कार्ड। प्री यानी कि पहले से पेड करके शॉपिंग करना या खर्च करना हो गया प्रीपेड कार्ड। सेकंड देखिए होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या होता है, मान लीजिए ये मेरा एक बैंक में अकाउंट है और मेरे बैंक अकाउंट में मैं 1000 रुपये जमा करवाता हूँ, पेड करवाता हूँ। अब बैंक मुझे एक कार्ड जारी करेगी। अब मैं इस कार्ड की मदद से शॉपिंग कर सकता हूँ। मुझे बार बार विड्रॉल करवाने के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं बैंक के बाहर ही उसी कार्ड के माध्यम से मेरे बैंक के अकाउंट में जो 1000 रुपये है, मैं उनकी शॉपिंग कर सकता हूँ या उनका विड्रॉल कर सकता हूँ। ऐसे कार्ड को कहते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के लिए बैंक में हमारे अकाउंट में पैसे होना जरूरी है। लेकिन इसी प्रकार एक तीसरा कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि मान लीजिए मैं एक बैंक का रेगुलर कस्टमर हूँ और बैंक के अंदर मेरी जो साख है, बैंक के अंदर जो मेरी सिविल है बहुत अच्छी है। अब बैंक तब मेरे को एक कार्ड जारी करता है, उसे बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए मेरे अकाउंट में 5000 रुपये है और मैंने बैंक से ये अनुरोध किया कि मुझे 1000 रुपये विड्रॉल करने
सॉरी 10,000 रुपये विड्रॉल करने इस कार्ड के माध्यम से। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 5,000 है। ऐसी परिस्थिति में बैंक क्या करेगा, 5,000 ये मेरे अकाउंट वाले और 5,000 अपने पास से मुझे दे देगा, यानी कि एक तरह की उधार की व्यवस्था। बैंक अपनी ओर से जब कार्डकर्ता को कुछ पैसे दे देता है, ऐसे कार्ड को बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। फोर्थ है हाइब्रिड कार्ड। हाइब्रिड कार्ड क्या होता है? हाइब्रिड कार्ड होता है एक ऐसा कार्ड जिसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इन दोनों की फैसिलिटीज उपलब्ध हो। इन दोनों की फैसिलिटीज जिस कार्ड में उपलब्ध होगी उसे कहते हैं हाइब्रिड कार्ड। तो बैंक मनी में सबसे पहले हमने देखा था चेक। चेक से रिलेटेड हमने 3 इंफॉर्मेशन पढ़ी। एक तो चेक के टाइप, एक चेक में पार्टी, एक ओपन बैरियर और एक बैरियर। फिर हमने पढ़ा कार्ड। कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो गया प्रीपेड, फिर हो गया डेबिट कार्ड, फिर हो गया क्रेडिट कार्ड और नेक्स्ट हो गया हाइब्रिड कार्ड। अब इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हम एटीएम। हम यूजुअली जनरल लैंग्वेज में क्या करते हैं कि हम जो डेबिट कार्ड है उसे एटीएम नाम देते हैं कि जा एटीएम से पैसे निकलवा के लेकर जा, एटीएम से पैसे निकलवा के ले जा, यानी कि लेकिन जो मशीन होती है ना, जब जिससे हम पैसे निकाल के लेके आते हैं, कार्ड नहीं, जहाँ कार्ड घुसा के पैसे लेके आते हैं उसे बोलते हैं एटीएम। वो तो होता है जो कार्ड होता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ एक चीज़ और देखिएगा, जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं उसे एक नाम दिया जाता है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिक मनी में कौन से कार्ड आएंगे, तो वो होता है क्रेडिट कार्ड और दूसरा होता है डेबिट कार्ड। अब हम देखते हैं कि एटीएम कितने प्रकार के होते हैं। एटीएम भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लगाइए हेडिंग, एक होता है बैंक लेबल एटीएम। बैंक लेबल एटीएम। सेकंड होता है ब्राउन लेबल एटीएम, ब्राउन लेबल एटीएम। और थर्ड होता है वाइट लेबल एटीएम। क्या होता है ब्राउन लेबल, क्या होता है वाइट लेबल, क्या होता है बैंक लेबल। अब स्टूडेंट्स देखिए कि हम कहीं बार बैंक जब कार्ड इशू करती है तो वह कार्ड लेके हम काफ़ी एटीएम में जाके उनका विड्रॉल करते हैं। लेकिन कुछ जो एटीएम होते हैं वह बैंक खुद चलाती है, बैंक खुद रेगुलेट करती है और बैंक खुद ओवन करती है। कुछ क्या करती है कि बैंक एटीएम को बना के प्राइवेट संस्था को दे देती है रेगुलेट करने के लिए, और कभी कभी परिस्थिति में प्राइवेट संस्था ही बैंक एटीएम को ओवन करती है और उन्हें रेगुलेट करती है। आइए देखते हैं सबसे पहले बैंक लेबल। इनका डिफरेंसेस जानना एक बार बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। बैंक लेबल में क्या होता है कि बैंक ओवन करती है स्वयं। ओवन कौन करता है? बैंक। ओवन करता है बैंक। या फिर एक काम करते हैं, हम एक हेडिंग लगा के एक सारणी बनाते हैं। सबसे पहले बैंक लेबल, एटीएम, ओवन और ऑपरेट। तो जो बैंक लेबल एटीएम है उसको ओवन कौन करेगा? बैंक स्वयं, बैंक इटसेल्फ। और उसको ऑपरेट करने के लिए बैंक क्या करेगी? खुद इसको ऑपरेट करेगी। इसको बोलते हैं बैंक लेबल एटीएम। सेकंड होता है ब्राउन लेबल।
ब्राउन लेबल, ब्राउन लेबल का ओवन है जो बैंक खुद करेगी, लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए वो आउटसोर्स दे देगी। आउटसोर्स यानी कि प्राइवेट संस्था को दे देगी, जिसे कह सकते हैं हम आउटसोर्स। और थर्ड होता है वाइट लेबल। वाइट लेबल इसको ऑपरेट भी प्राइवेट करता है और ओवन भी प्राइवेट करता है, यानी कि नॉन बैंक। समझ रहे हैं आप? एटीएम 3 प्रकार के होते हैं, बैंक लेबल एटीएम, ब्राउन लेबल एटीएम, वाइट लेबल एटीएम। एटीएम, ओवन और ऑपरेट। बैंक लेबल का ओवन सिर्फ करेगा बैंक और बैंक लेबल को ऑपरेट करेगा बैंक। ब्राउन लेवल को ओवन करेगा बैंक और ब्राउन लेवल को ऑपरेट करेगा प्राइवेट। वाइट लेवल को ओवन करेगा प्राइवेट और ऑपरेट करेगा प्राइवेट। तो गाइज यहाँ तक स्टूडेंट्स आप समझ चुके होंगे। अब मुझे यहाँ पे 1 मिनट दीजिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं हम, उसके बाद आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने बैंक मनी की शुरुआत आज के लेक्चर से की है। तो अब एक बार देखते हैं हमने बैंक मनी में अभी तक में क्या क्या पढ़ा है। बैंक मनी में सबसे पहले हमने देखा चेक। चेक के बाद में हमने देखा था कार्ड, जिसमें एक वर्ड आया था प्लास्टिक मनी। नेक्स्ट हमने पढ़ा एटीएम। कार्ड होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं, एटीएम होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, चेक से रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी पढ़ते हैं। अब मान लीजिए एक पार्टी ने चेक बना के दिया है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आपको पता ही है कि जो धोखेबाज होते हैं, जो धोखेधड़ी करने वाले थे, वो चेक में कुछ गफला कर देते हैं। मान लीजिए 1 0 बढ़ा दिया या किसी भी प्रकार का चेक के ऊपर गफला कर दिया। ऐसे गफलेबाजी को ख़त्म करने के लिए बैंक ने एक सिस्टम लागू किया था। उसको क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए अब दोबारा यहाँ पे, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। एक नई हेडिंग लगाइए, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। अब इस चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं कि इस चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम को बनाया किसने। तो भारत सरकार की एक कंपनी है एनपीसीआई। इस एनपीसीआई ने चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम का विकास किया था। कब किया था? तो 2010 से चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम की शुरुआत हुई थी। 2010 से चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम की शुरुआत हुई थी। क्या होता है इसके अंदर? चेक को पहले स्कैन किया जाता है। जो चेक बनाएगा वो चेक को स्कैन करेगा और इसकी एक इमेज बना के कहाँ पे भेजेगा? अपनी ब्रांच में, बैंक ब्रांच में। और बैंक ब्रांच में ऑलरेडी इमेज होगी है बैंक के पास कि इतने का चेक है और ये सब, ठीक है। तो वो गफले से बच जाएगा। ऐसे गफलों से बचने के लिए एनपीसीआई ने 2010 में चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम का विकास किया था। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी परिस्थिति होती है कि मान लीजिए जिसको चेक बना के दिया है, यानी कि तीसरी पार्टी को, मान लीजिए मैंने एक चेक बनाया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इस चेक की एक फ़ोटो लेके मेरे बैंक के ब्रांच में भेज दूंगा। लेकिन मैंने जिसको चेक बना के दिया है वो मान लीजिए मेरी ब्रांच एसबीआई है, एसबीआई की ब्रांच में, लेकिन वो मान लीजिए दूसरे बैंक में वो चेक डिपॉजिट करवाता है कि मैं वो वहाँ से विड्रॉल करूँगा पैसे। अब उसके पास तो वो इमेज है नहीं,
तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि एक दूसरा सिस्टम है, उसका नाम लिख लीजिए पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। अब एक नॉर्मल सा है ये कि जब सेंडर है वो बैंक को इमेज भेजता है, इस सिस्टम को बोलते हैं चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। लेकिन जब बैंक दूसरी बैंक को इमेज भेजता है, मैंने एक कंडीशन बताई ना कि वो मैं एसबीआई का मेरा ब्रांच है, लेकिन वो मान लीजिए पीएनबी में जाके विड्रॉल करवाने की कोशिश करेगा, उसके पास तो मेरी इमेज होगी नहीं। तो जो पीएनबी की ब्रांच होगी वो मेरे ब्रांच से मैसेज करके पूछेगी कि क्या इसके अकाउंट में ये चेक बना है, ये इतने का है, कुछ गफलेबाजी तो नहीं है। तो ऐसे जब बैंक दूसरे बैंक को जो इन्फॉर्मेशन या जो फ़ोटो भेजती है, जो भी इन्फॉर्मेशन देती है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। तो यहाँ आप देखिएगा कि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म की शुरुआत किसने की थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 2016 में सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने पॉजिटिव पे मैकेनिज्म की शुरुआत की थी। लेकिन 2020 में आरबीआई ने सभी बैंक्स को ऑर्डर दिए कि आपको यह रेगुलेट करना पड़ेगा पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। अब लेकिन यहाँ पे आरबीआई ने 2 कंडीशंस दी है कि जो चेक 50,000 से कम अमाउंट में होगा वहाँ पे ऑप्शनली है कि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म फॉलो करे या ना करे। लेकिन जिस चेक की कीमत 5 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे ऑप्शनल ना करके आरबीआई ने कंपलसरी कर दिया। तो स्टूडेंट्स, बैंक मनी की शुरुआत में सबसे पहले हमने देखा था कि चेक, उसके बाद में हमने देखा कार्ड्स, और उसके बाद में हमने देखा था एटीएम, और उसके बाद में हमने 2 इंफॉर्मेशन पढ़ी, एक चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम और एक पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। अब एक सिचुएशन में आपको और बताता हूँ। मान लीजिए मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये। कितने रुपए? 10,000 रुपये। ठीक है, मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, और मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया और मेरे कॉलेज की फ़ीस है 25,000 रुपये। देखिए सिचुएशन समझिएगा आप, मेरे अकाउंट में रुपए है 10,000 और मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया और मेरे पास मेरे कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए मेरे को चाहिए 25,000 रुपये। अब मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये है और मुझे 25,000 की फ़ीस भरनी है, लेकिन मेरे कॉलेज वाले को तो ये चीज़ नहीं पता है ना कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये ही है। तो और मान लीजिए मैंने एक चेक बनाया 25,000 रुपये का, वो चेक बनाया और उस चेक को मेरे कॉलेज में ले जाके दे दिया, कॉलेज वालों ने मेरा एडमिशन कर दिया। अब जब कॉलेज उस चेक को अपनी बैंक में ले जाके जमा करवाएगी तो ऐसी परिस्थिति में वो चेक बाउंस हो जाएगा। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए बैंक ने एक सॉल्यूशन निकाला। बैंक ने कहा कि यहाँ पे बैंक ने एक प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट। इस डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है, अब देखिएगा आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो वो कॉलेज वाला यह नहीं बोलेगा आपको कि मेरी फीस का चेक बना के दो, वह बोलेगा कि एक मेरी फीस का डिमांड ड्राफ्ट बना के दो, डीडी बना के दो। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए मान लीजिए मेरे को मेरी कॉलेज फीस का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 25,000 रुपये। तो यहाँ पे मान लीजिए ये मैं हूँ, मैं जाऊँगा बैंक में और बैंक वाले को बोलूँगा कि मेरे कॉलेज फ़ीस की डीडी बना के दो। तो बैंक वाला मुझे बोलेगा कि कॉलेज फ़ीस कितनी है, तो मैं बोलूँगा 25,000 रुपये। तो बैंक मुझे कहेगी कि पहले 25,000 रुपये हमें दो, तो मैं बैंक में 25,000 रुपये सबसे पहले डिपॉजिट करवाऊँगा। अब बैंक मुझे इस 25,000 रुपये की क्या बना के देगी? डीडी। किसे बना के दे देगी? मुझे।
अब मैं इस डीडी को लेके कहाँ जाऊंगा? कॉलेज में, और कॉलेज इस डीडी को वापस लेके जाएगी बैंक में, और बैंक से कितने रुपए प्राप्त करेगी? 25,000। ऐसी सिचुएशन में चेक वेक को बाउंस होने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैंक में पैसे जमा करवा दिए हैं। इसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट कभी भी अस्वीकृत नहीं होगा, क्योंकि सेंडर हैज टू पे अमाउंट बिफोर हैंड टू बैंक बिफोर द बैंक इश्यू डीडी टू हिम, देन सेंडर गिव्स डीडी फॉर पेइंग यूनिवर्सिटी फीस। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अब बार बार एक चीज हम यूज करते हैं कि मैं मेरे बैंक ब्रांच में जाके, कॉलेज अपनी बैंक ब्रांच में जाके, इसका मतलब एक बैंक की अलग अलग ब्रांचेज हो सकती हैं। अब आपको पता है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग पिन कोड होते हैं, जैसा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट्स का कुछ अलग पिन कोड है, आपके डिस्ट्रिक्ट्स का कुछ अलग पिन कोड है। उसी प्रकार जो बैंक की अलग अलग ब्रांचेज होती हैं उनके खुद के अलग अलग पिन कोड होते हैं। बैंक के इन कोड को पिन कोड नहीं कह के बैंक के इन कोड को कहा जाता है आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड, आईएफएससी की फुल फॉर्म लिखिए आप, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब क्या होता है आईएफएससी? तो यहां पे लिखिए आप, यह एक 11 अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं। 11 अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं जो बैंकों की बैंक ब्रांच पहचानने के कोड होते हैं। बैंक ब्रांच आइडेंटिफायर कोड, या इसे समझने के लिए लिख सकते हैं पिन कोड ऑफ बैंक। पिन कोड ऑफ बैंक। तो क्या होता है आईएफएससी कोड? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये 11 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, और ये बैंक ब्रांच आइडेंटिफायर कोड होते हैं, या बैंक के पिन कोड नंबर होते हैं। अब हमने एक यहाँ पे चीज पढ़ा था, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है कि जब हम पहले एडवांस में ले जाके बैंक को पैसे देते हैं और बैंक हमें एक डीडी बना के देखती है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति में हमारे अकाउंट में पैसे न होने पर भी बैंक अपनी ओर से कुछ लोन के रूप में उस चेक को या ड्राफ्ट को पास कर देती है। ऐसी फैसिलिटीज को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो यहां लिखिए, व्हेन अ पर्सन हैज इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस, अपर्याप्त बैंक बैलेंस हो, इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस हो, और वो विड्रॉ करवाने से जाए अपने अकाउंट से, तो ऐसी फैसिलिटीज को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, 2016 में भारत सरकार ने एक योजना लागू करी, जन धन योजना। जन धन योजना, इस योजना के तहत प्रत्येक नागरिकों को कहा गया कि आपके लिए जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटीज है, यानी कि आपके अकाउंट में अगर रुपए नहीं होंगे फिर भी आप जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसको कहा गया जन धन योजना। अब जन धन योजना में क्या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज है? तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा कि जन धन योजना में 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज है। ठीक है, तो अब हम एक बार दोबारा देखते हैं कि हमने अभी तक में क्या क्या पढ़ा है। अब चेक से रिलेटेड बस एक जानकारी और बची है कि चेक को स्कैन करने के लिए, आपको पता है चेक के ऊपर कुछ कोड, बार कोड बने होते हैं, उसे स्कैन करने के लिए जिस स्कैनर का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? MICR। MICR की फुल फॉर्म लिखिए, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो आइए देखते हैं कि अभी तक हमने बैंक मनी में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले बैंक मनी की शुरुआत में हमने शुरुआत में देखा था सबसे पहले चेक, उसके बाद में देखा था हमने ATM जो 3 प्रकार के होते हैं, उसके बाद में हमने पढ़ा था कार्ड,
या प्लास्टिक मनी। बैंक में हमने पढ़ा था बैंक लेबल, ब्राउन लेबल और वाइट लेबल। और कार्ड में हमने पढ़ा था हाइब्रिड कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। उसके बाद में हमने पढ़ा था डिमांड ड्राफ्ट। फिर हमने पढ़ा था ओवरड्राफ्ट। फिर हमने पढ़ा था IFSC कोड। और फिर हमने पढ़ा था MICR। फिर 2 प्लेटफॉर्म पढ़े थे, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। और फिर पढ़ा था पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, एक चीज़ है कि मान लीजिए मेरे पास एक SBI का अकाउंट है और मान लीजिए मेरे पास उस अकाउंट में 10,000 रुपये। अब इसकी जानकारी मुझे बैंक की जो SBI की साइट है उस पर मिल जाएगी या उसका जो एप्लीकेशन है उस पर मिल जाएगा, और इसमें मुझे मेरे अकाउंट से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको पता है, मान लीजिए ये कस्टमर है, यानी कि मैं हूँ, मेरा अकाउंट है SBI में। उसी प्रकार एक और कस्टमर है, उसका अकाउंट है PNB में। हम सब इन बैंकों का यूज़ करते हैं, लेकिन इन बैंकों का भी एक बैंक होता है जिसे बोलते हैं हम RBI। इन सब बैंकों का भी अकाउंट कहाँ पे होता है? RBI में, और ये RBI के साथ ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। RBI के पास जो इन सब बैंकों का अकाउंट होता है, RBI इन अकाउंट की जानकारी जिस साइट पे देती है, या RBI इन अकाउंट की रिलेटेड जो भी जानकारी इन बैंकों को अवेलेबल करवाती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, क्या होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में अब एक चीज आपको पता है कि RBI होती है जो सब बैंकों का बैंक होती है, बैंक्स बैंक, और इसी के साथ RBI कुछ शेयर्स, बॉन्ड, इनका वर्क भी करती है। RBI एक साइट है कुबेर साइट। इस साइट पर जो अपनी वित्तीय लेन देन है इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, वित्तीय लेन देन। और RBI जो ये अपनी शेयर और बॉन्ड रिलेटेड जानकारी है वो NGTA साइट पर अपलोड करवाता है, यानी कि शेयर और बॉन्ड रिलेटेड जानकारी। ठीक है, और इन दोनों साइट्स को क्या बोलते हैं? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, CBS। अब NGTA की फुल फॉर्म देखिए आप, नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी ऐप। नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी ऐप। अब क्वेश्चन है कि ये सॉफ्टवेयर किस प्लेटफॉर्म का है या किस रिलेटेड है, तो आप कहेंगे आप कि फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है ये RBI का, और NGTA है वो शेयर मार्केट या बॉन्ड मार्केट रिलेटेड सॉफ्टवेयर है RBI का। ठीक है, NGTA है वो RBI प्लानिंग द वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजमेंट ऑफ मनी मार्केट सिक्योरिटीज। ये हो गया कुबेर। और गोल्ड रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज, ये जानकारी है जो देती है NGTA पे। शेयर और बॉन्ड के साथ लिख दीजिए आप फॉरेन रिजर्व और गोल्ड रिजर्व। तो यहां तक देखा आपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो अपनी इन हेडिंग में एक और हेडिंग लगाइए, 11th नंबर हेडिंग, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन।
कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले चेक पढ़ा, फिर एटीएम, फिर कार्ड्स, फिर डीडी, ओडी, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इसमें हमने 2 साइट पढ़ी, ई कुबेर और एनजीटीए, नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी ऐप। स्टूडेंट्स, अब अपनी जो बैंक मनी रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम बैंक मनी में सबसे पहले पढ़ेंगे पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, उसके बाद में आरटीजीएस, आईएमपीएस, नेफ्ट, उसके बाद इंटर ऑपरेटिबिलिटी प्रॉब्लम्स, क्यूआर कोड, फिर एक प्लेटफॉर्म है एनपीसीआई, एक साइट है इंडियन गवर्नमेंट की एक कंपनी है एनपीसीआई, उसने कुछ प्लेटफॉर्म बनाए जैसे बीबीपीएस, नाच, एनएफएस, सीटीएस, यूपीआई, भीम, रुपे, एईपीएस, ई रुपी, डीबीटी। ये सब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इसके बाद में हमारे बैंक मनी में बस थोड़ा सा टॉपिक और बचेगा, जैसे कि कार्ड टोकनाइजेशन, एनसीएमसी और कैशलेस इकोनॉमी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और एक लास्ट बचेगा मर्चेंट डिस्काउंट रेट। उसके बाद हम बढ़ेंगे क्रिप्टो करेंसी। तो स्टूडेंट्स, हमारे अगले लेक्चर में हम बैंक मनी को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद शुरुआत करेंगे हम क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में हम पढ़ेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हॉट एंड कोल्ड वॉलेट्स, वे टू ऑब्टेन क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। उसके बाद में लास्ट बचेगा फंजिबल और नॉन फंजिबल टोकन। स्टूडेंट्स, क्रिप्टो करेंसी ख़त्म करने के बाद हमारा मनी बैंकिंग फाइनेंस और सॉल्यूशन का जो मनी है उसका सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद शुरुआत करेंगे हम नहीं, मनी में भी इवोल्यूशन इन मनी खत्म होगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी। इन एक एक को हम एक लेक्चर में पढ़ लेंगे, तो लगभग मनी के अभी 3 से 4 लेक्चर और आएंगे। उसके बाद शुरुआत करेंगे हम बैंकिंग की। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।